ओके सो न्यूट्रोफिल सेल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है वो प्राइमरी ल्यूकोसाइट है जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता है। फर्स्ट 6 to 24 आवर्स में जो है वो न्यूट्रोफिल्स होता है और उसके बाद 24 to 48 आवर्स में न्यूट्रोफिल जब वो रिप्लेस हो जाता है मोनोसाइट से। मेजर सर्कुलेटिंग फेगोसाइटिक सेल्स जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं सिर्फ दो सेल्स ऐसे हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, जिसके अंदर माइलोपेरोक्सीडेज एमपीओ सिस्टम, माइलोपेरोक्सीडेज सिस्टम, ऑक्सीजन डिपेंडेंट माइलोपेरोक्सीडेज सिस्टम प्रेजेंट होता है सिर्फ न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में एवरेज हाफ लाइफ न्यूट्रोफिल्स की होती है 6 आवर्स और 6 आवर्स एवरेज हाफ लाइफ होती है 6 आवर्स। 6 to 24 आवर्स में जो रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है उसमें 6 to 24 आवर्स में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद रिप्लेस होते हैं मोनोसाइट से आफ्टर 24 to 48 आवर्स। और ये इसकी जो टोटल हाफ लाइफ है न्यूट्रोफिल की वो भी 6 आवर्स है। माइलोपेरोक्सीडेज सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल में और मोनोसाइट्स में। और न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है इलास्टेज, न्यूट्रोफिलिक इलास्टेज एंजाइम होता है। और न्यूट्रोफिलिक इलास्टिक एंजाइम जो है उसका इनहिबिटर जो है न्यूट्रोफिलिक इलास्टिक एंजाइम इनहिबिटर होता है निकोटीन। निकोटीन इनहिबिट करता है न्यूट्रोफिलिक इलास्टेज एंजाइम। मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है। हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फ हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे अगर जो है किसी को विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी है। पस के जो है वो पस के अंदर जो है वो डेड न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिर्फ न्यूट्रोफिल्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है सुपरेशन इन एब्सेस। बेसोफिल्स में क्या होता है? बेसोफिल्स जो है वो दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें इंक्रीज होता है, जिसमें CML और पॉलीसाइथीमिया। CML और पॉलीसाइथीमिया में इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं हॉटकिन लिम्फोमा में। सो बेसोफिल इंक्रीज होते हैं CML एंड पॉलीसाइथीमिया और डिक्रीज होते हैं हॉटकिन लिम्फोमा। बेसोफिल इंक्रीज इन CML एंड पॉलीसाइथीमिया एंड डिक्रीज इन हॉटकिन लिम्फोमा। IgE बाइंड होता है बेसोफिल्स की सरफेस के ऊपर IgE बाइंड होता है। और बेसोफिल जो है वो डार्क ब्लू कलर के जो है वो स्टेनिंग में डार्क ब्लू कलर के स्टेन होते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स जो है वो न्यूट्रल पिंक कलर के होते हैं। और इजनोफिल्स जो है वो ब्राइट रेड कलर के होते हैं। सो बेसोफिल्स होते हैं ब्लू, न्यूट्रोफिल्स होते हैं पिंक और इजनोफिल्स होते हैं रेड। ठीक है, इजनोफिल्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी साइट्स में इजनोफिल्स प्रेजेंट होते हैं इन्फ्लेमेटरी साइट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर जो है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है या फिर उन एलर्जीज़ में जहाँ पे जो IgE मीडिएटेड रिएक्शन होता है, इम्यून रिएक्शन होता है विद एसोसिएटेड विद एलर्जीज़, तो वहाँ पर इजनोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रॉनिक राइनाइटिस के अंदर जो प्रीडोमिनेंट सेल है वो है इजनोफिल्स। तो क्रॉनिक राइनाइटिस में प्रीडोमिनेंट सेल होता है इजनोफिल्स। मास्ट सेल्स जो है वो सेंटिनल सेल्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अबंडेंट अमाउंट में जो है वो बीनीथ द एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और ये जो है वो इनकी जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, मास्ट सेल ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो मेटाक्रोमैटिक स्टेनिंग कॉज करते हैं, इंड्यूस करते हैं मेटाक्रोमैटिक स्टेनिंग। ऑलराइट, देन मोनोसाइट्स जो है वो सर्कुलेशन को लीव करते हैं जब भी इन्फ्लेमेशन होती है। मोनोसाइट सर्कुलेशन को लीव करके आते हैं टिश्यू के अंदर और वहाँ पे टिश्यू में आके बन जाते हैं मैक्रोफेजेस। जब मोनोसाइट जब मैक्रोफेजेस बन जाते हैं तो इनकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। हालांकि जब सर्कुलेशन में होते हैं मोनोसाइट की हाफ लाइफ होती है ओनली 1 day। ओके, और अगर एक दफ़ा जब वो सर्कुलेशन से इन्होंने ये लीव कर गए तो वापस सर्कुलेशन में एंटर नहीं होते मोनोसाइट्स। फिर मोनोसाइट फैगोसाइटिक सेल्स भी नहीं होते। मोनोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है और इनकी जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप के या लार्ज बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स का। और साइटोप्लाज्म फ्रॉस्टेड में एक्सटेंसिवली फ्रॉस्टेड ग्लास की तरह का होता है। सिर्फ 1 day इसकी हाफ लाइफ होती है। जब ये जो है मोनोसाइट जो है वो टिश्यू के अंदर चले जाते हैं तो ये बन जाते हैं मैक्रोफेजेस। ऑलराइट, नाउ मैक्रोफेजेस जो है वो डोमिनेंट सेल है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जो डोमिनेंट सेल होगा वो होगा मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस होते हैं और ये जो है वो क्या करते हैं, सेग्रीगेशन और डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडी करवाते हैं। मैक्रोफेजेस बनते कैसे हैं? मोनोसाइट से। मोनोसाइट जब टिश्यू में आते हैं तो वो हो जाते हैं मैक्रोफेजेस। अच्छा, जो इन्फ्लेमेशन में लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन से जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स आता है? सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कोई भी कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगी कोई तो वहाँ पे इंजरी होगी या इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा टिश्यू मैक्रोफेज। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में न्यूट्रोफिल इन्वेजन ऑफ इन्फ्लेम्ड एरिया एंड न्यूट्रोफिलिया।
थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस इन्वेजन ऑफ द इन्फ्लेम्ड एरिया, और फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट बाय बोन मैरो। सो सबसे फर्स्ट लाइन में आएगा टिश्यू मैक्रोफेजेस, जो उस जगह के टिश्यू में मैक्रोफेजेस वो एक्ट करेंगे। सेकंड में जो है वो न्यूट्रोफिल्स जो आएंगे वो उसके अंदर वहाँ पे एंटर हो जाएंगे, और इमीडिएट रिस्पांस जो है वो न्यूट्रोफिल्स का आएगा और न्यूट्रोफिलिया होगा। थर्ड लाइन में जो है वो जो मोनोसाइट्स होंगे वो ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यू के अंदर एंटर होंगे और वो बन जाएंगे मैक्रोफेजेस बन के उसके अंदर जो है वो इन आ रहे होंगे टिश्यू के अंदर। फिर फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में जब ये सब हो गया तो अब जो है वो बोन मैरो पे स्टिमुलस जा रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है ग्रैन्युलोसाइट्स की और मोनोसाइट्स की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन साइट प्रेशर सोर्स जो है वो बनता है, मोस्ट कॉमनली प्रेशर सोर्स बनता है इस्चियम पे। प्रेशर सोर्स फॉर्म होता है इस्चियम पे। मोस्ट कॉमनली प्रेशर सोर्स इज फॉर्म्ड ऑन इस्चियम। Keloid, most common site is sternum. Most common site of keloid is sternum. Most common site of keloid is sternum. keloid होता क्या है, ये immature fibroblast tissue की proliferation होती है beyond the boundary of the wound, मतलब जहाँ पे wound ख़त्म हो गया उसके बाद भी जो है वो उसकी फाइब्रोब्लास्ट जो है वो वहाँ पे proliferate हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये होता है, ये मेच्योर फाइब्रोब्लास्ट proliferation जो है वो होती है केलॉइड। और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जब 7th डे होता है किसी भी इंजरी को, तो सबसे ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट जो है वो 7th डे पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं फ्री रेडिकल्स पे। फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स जो है वो केमिकल स्पीशीज़ हैं जिसमें सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर ऑर्बिट के अंदर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स जो है वो क्या करते हैं कि वो सेल को डैमेज करते हैं बाय लिपिड पेरोक्सीडेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड डीएनए ब्रेकेज। यानी प्रोटीन मॉडिफिकेशन, लिपिड पेरोक्सीडेशन एंड डीएनए ब्रेकेज। फ्री रेडिकल डैमेज किससे करते हैं? डीएनए ब्रेकेज से, प्रोटीन मॉडिफिकेशन से और लिपिड पेरोक्सीडेशन से। लिपिड पेरोक्सीडेशन से, प्रोटीन मॉडिफिकेशन से और डीएनए ब्रेकेज से। डीएनए ब्रेकेज, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड लिपिड पेरोक्सीडेशन के थ्रू जो है वो फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करेंगे। इनिशिएटेड बाय, और फ्री रेडिकल्स जो है वो बनेंगे कैसे? रेडिएशन एक्सपोजर से, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स से, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड है या ल्यूकोसाइड ऑक्सीडेटिव बर्स्ट है, तो प्रोडक्शन होगी फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स इनिशिएटेड प्रोडक्शन इनिशिएट किस तरह से होगी? अगर रेडिएशन एक्सपोजर है, रेडिएशन एक्सपोजर, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, रिडॉक्स रिएक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ल्यूकोसाइड ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। टोटल 5 है। नंबर 1 रेडिएशन एक्सपोजर, नंबर 2 में ड्रग्स, नंबर 3 रिडॉक्स रिएक्शन, नंबर 4 नाइट्रिक ऑक्साइड, नंबर 5 ल्यूकोसाइड ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। सो रेडिएशन एक्सपोजर, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, रिडॉक्स रिएक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ल्यूकोसाइड ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। रेडिएशन एक्सपोजर, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, रिडॉक्स रिएक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ल्यूकोसाइड ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। इन रेडिएशन जो फ्री रेडिकल्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कॉज रेडिएशन जब होती है, तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कैंसर कॉज कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है वो एलिमिनेट किस तरह कर सकते हैं? तो एक तो ये कि स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, खुद ही स्पॉन्टेनियस डिके हो जाए, खुद ही खत्म हो जाए, या फिर एंजाइम्स के थ्रू खत्म कर सकते हैं, जिसके अंदर आता है हमारे पास कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और एंड ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो कि ब्रेन में होता है, और इसके अलावा ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू विटामिन ए, सी एंड ई। एस हमने कहा था कि एस जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए, सी एंड ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। फिर मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? ग्लूटाथायोन, उसके बाद विटामिन ई, उसके बाद विटामिन सी। ठीक है। एंजाइम कौन कौन से थे? एंजाइम 3 थे, कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ग्लूटाथायोन मोस्ट पोटेंट है। सो मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट में सबसे पहले ग्लूटाथायोन, उसके बाद विटामिन ई, फिर सी, ई देन फिर सी। ओके। अच्छा, फिर जो टिश्यू डैमेज हो रहा है बाय आयनाइजिंग रेडिएशन से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
बाय टिश्यू डैमेज बाय आयनाइजिंग रेडिएशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल्स। मतलब ये कि आयनाइजिंग रेडिएशन उसको देते हैं तो वहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होते हैं। और ब्रेन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं वो डिटॉक्सिफाइड होते हैं बाय सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग करता है फ्री रेडिकल्स की। ठीक है, फिर है एक फेंटन रिएक्शन। फेंटन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन पर प्लस आयरन मिलके बनाता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल रेडिकल बनाता है, जिसको हम फेंटन रिएक्शन कहते हैं। जनरेशन फ्री रेडिकल जनरेशन किस तरह है? फ्री रेडिकल जनरेशन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2 एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजीनस एंडोजीनस केमिकल्स और ड्रग्स, जैसे CCl4 कैन जनरेट CCl3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि पोटेंट वेज़ोडाइलेटर हैं, प्रोड्यूस बाय एंडोथेलियल सेल, मैक्रोफेजेस एंड न्यूरॉन्स। ओके, सो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एंडोथेलियल सेल से, मैक्रोफेजेस से और न्यूरॉन से बन सकता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो बनती हैं बाय एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइड। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती कैसे हैं? एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइड से। नाइट्रिक ऑक्साइड जो पोटेंट वेज़ोडाइलेटर है जो कि क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है एंडोथेलियल सेल, मैक्रोफेजेस एंड न्यूरॉन्स। redox reaction, for example oxidative phosphorylation in mitochondria. All right, now edema डिजीज़ कौन सा एडिमा कॉज कर किस वजह से एडिमा कॉज करती है? फॉर एग्जांपल लिवर सिरोसिस अगर है तो वहाँ पे एल्बुमिन, ऑब्वियसली एल्बुमिन कम बनेगा तो हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा जिसकी वजह से एडिमा कॉज होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी हाइपो एल्बुमिनीमिया होता है, और लेकिन नेफ्रेटिक सिंड्रोम में जो है वो सोडियम रिटेंशन इंक्रीज़ की वजह से जो है वो एडिमा होता है। सोडियम रिटेंशन इंक्रीज़ होता है इन नेफ्रेटिक सिंड्रोम, इसलिए जो है वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम में एडिमा होता है ड्यू टू सोडियम रिटेंशन। क्वाशियोरकर में हाइपो एल्बुमिनीमिया होता है, एंड बर्न में ड्यू टू इंक्रीज लॉस ऑफ प्रोटीन। सो इन बर्न केसेस में जो है वो प्रोटीन लॉस होता है, तो इस वजह से ड्यू टू इंक्रीज लॉस ऑफ प्रोटीन एल्बुमिन तो बर्न में भी एडिमा होगा। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में पेरिफेरल एडिमा होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा होता है। NSARCA में सिवियर एंड जनरलाइज एडिमा होता है विद वाइड स्प्रेड सबक्यूटेनियस टिश्यू स्वेलिंग। एंड सिवियर एंड जनरलाइज एडिमा विद वाइड स्प्रेड एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू स्वेलिंग इन NSARCA। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एडिमा इज ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेकेंडरी टू इंक्रीज इन वेनस प्रेशर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एडिमा होगा ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेकेंडरी टू इंक्रीज इन वेनस प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियसली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऊपर जा नहीं रहा है, वो पीछे ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जब वेनस प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो फिर फ्लूइड रिटेंशन होगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में सोडियम रिटेंशन की वजह से एडिमा होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, लिवर सिरोसिस में, क्वाशियोरकर में हाइपो एल्बुमिनीमिया होता है। बर्न के अंदर क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है इस वजह से एडिमा हो रहा है। राइट साइड हार्ट फेलियर में पेरिफेरल एडिमा होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा होता है। NSARCA में सिवियर जनरलाइज एडिमा होता है विद और सबक्यूटेनियस टिश्यू स्वेलिंग होती है। ओके, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज़ की वजह से जब एडिमा होता है। एडिमा ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं लिम्फ एडिमा, किस वजह से हो सकता है? इट कैन बी ड्यू टू मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन, malignant infiltration, radiation injury and congenital abnormality जिसको कहते हैं मिलरॉयज़ डिजीज़ या एलिफेंटियासिस। सो लिम्फेडिमा किस वजह से या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कि क्या कॉजेज़ हैं? मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन, रेडिएशन थेरेपी, congenital abnormality एंड एलिफेंटियासिस। malignant infiltration, radiation energy, congenital abnormality, elephantiasis। 6 factors जो contribute करते हैं in the formation of edema: increase hydrostatic pressure, reduce colloid या oncotic pressure, increase tissue colloid या oncotic pressure, and increase blood vessel permeability as in inflammation, obstruction of fluid clearance in lymphatic system, and changes in the water retaining properties of the tissue। So हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज़ होगा तो एडिमा होगा। यस, अगर जो है वो क्लोराइड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो जो है वो उसकी वजह से क्या होगा?
कि वो उसको खींचेगा ही नहीं पानी को ब्लड में, उसके अंदर वेसल्स के अंदर, तो एडिमा होगा। अगर टिश्यू क्लोराइड या ऑनकोटिक प्रेशर जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो पानी को जाने ही नहीं देगा ब्लड वेसल्स में, वो अपने पास ही टिश्यू संभाल के रखेगा। फिर उसके बाद अगर जब ब्लड वेसल्स में की वॉल की परमीबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो ऑब्वियसली वो ब्लड जब ऊज आउट होना शुरू हो जाएगा, वो वाटर उसमें से ऊज आउट होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर जब फ्लूइड क्लियरेंस लिम्फेटिक सिस्टम में उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो एडिमा हो जाएगा, जिसमें लिम्फेडिमा होता है। या फिर अगर वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टिश्यू वो चेंज हो गई तो फिर ऑब्वियसली वो फिर एडिमा हो जाएगा। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। ट्रांसुडेट यानी टी यानी ट्रांसपेरेंट एंड थिन, और एक्सुडेट फिर हो गया टर्बिड एंड ब्लडी। तो ट्रांसुडेट हो गया टी से ट्रांसपेरेंट एंड टी से थिन, और एक्सुडेट होता है जो टर्बिड होता है और ब्लडी होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं ट्रांसुडेट क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसुडेट जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से जो वो ट्रांसुडेट बनता है, जबकि एक्सुडेट जो है वो परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से बनता है एक्सुडेट। ट्रांसुडेट में क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिर्फ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इस वजह से प्रोटीन लो होगा और ये क्लियर होगा। इसमें फ्लूइड टोटल प्रोटीन जो है वो 30 ग्राम पर लीटर होगा या 3 ग्राम पर डेसीलीटर और लेस, मतलब 3 ग्राम पर डेसीलीटर पर डेसीलीटर या 30 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होगा। और जबकि जो है वो एक्सुडेट के अंदर एक तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा, या स्पेशली फिब्रिन, जो कि फिब्रिन की वजह से जब वो क्लाउडी हो जाएगा या टर्बिड हो जाएगा, और इसमें जो फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन होगा वो भी 30 ग्राम पर लीटर से या 3 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा। ओके, फिर ट्रांसुडेट्स में जो है वो कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि एक्सुडेट में जो है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज भी प्रेजेंट होते हैं। फिर ट्रांसुडेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है, एक्सुडेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है, मोर देन 1.012, और ट्रांसुडेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.012 होती है। ट्रांसुडेट कोआगुलेट नहीं होता, जबकि क्योंकि एक्सुडेट में फिब्रिन है तो वहाँ पे फिब्रिनजेनिक की वजह से वो कोआगुलेट भी होगा। ट्रांसुडेट जो है वो अर्ली अकर होता है अर्ली इन्फ्लेमेशन, जबकि एक्सुडेट जो है वो लेट इन्फ्लेमेशन में जो है वो अकर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली परमिबिलिटी तो बाद में बढ़ेगी इतनी ज़्यादा कि जो है वो प्रोटीन भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो ये एक्सुडेट जो है वो बाद में बनता है लेटर। और इनिशियली जो है वो ट्रांसुडेट जस्ट इसमें से फ्लूइड होगा, जबकि एक्सुडेट में प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे और ल्यूकोसाइट्स भी होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन भी होंगे और ल्यूकोसाइट्स भी होंगे। फिर ट्रांसुडेट जो है वो कौन सी लिवर सिरोसिस में और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो है वो ट्रांसुडेट होता है, जबकि डिजीज़ जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उन सब में एक्सुडेट बनता है। ट्रांसुडेट में लेस देन 1000 पर माइक्रोलीटर जो है वाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, एक्सुडेट में मोर देन 1000 माइक्रोलीटर्स वाइट ब्लड सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ओके।